असल में आप लोग है ना डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, आप लोग डरते बहुत हैं, घबरा जाते हैं। कोई कुछ कहता है, आप कहते हैं अच्छा यार ये बात, शायरी लिखना शुरू कर देते हैं। वो नॉन फाइलर के ऊपर शायरी लिख दी। वो अब्दुल कादिर पटेल साहब ने, व्हाट्सएप का इतना अहम किरदार है ज़िंदगी में। पाकिस्तानी 99% अपना टाइम जो है जब वो जागे हुए होते हैं तो व्हाट्सएप पे ही गुजारते हैं। तो वो उन्होंने व्हाट्सएप की शायरी पढ़ दी कि अब नॉन फाइलर को ये होगा, नॉन फाइलर को वो होगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि मैं टीवी पर कह नहीं सकता। वो तो आजकल डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कुछ ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी टीवी पे नहीं कही जा सकती। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि नाजरीन, नॉन फाइलर्स के साथ भाईजान आप रिलैक्स रहें, कोई टेंशन नहीं। नॉन फाइलर को हर चीज़ की आज़ादी है और होनी भी चाहिए। ये फाइलर नॉन फाइलर अव्वल तो कोई कैटेगरी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक दफ़ा जब ये बात तय हो चुकी है कि हमारा NIC हमारा UIN होगा, तो इसके बाद बहस मुबाहिसा ख़त्म हो जाता है फाइलर नॉन फाइलर का। दूसरी बात यह कि फाइलिंग नॉन फाइलिंग एक कागजी कार्रवाई है। अगर आपके पास नादरा के पास हर चीज़ का डेटाबेस मौजूद है तो ये फाइलिंग नॉन फाइलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। नादरा के डेटाबेस के साथ FBR का डेटाबेस लिंकअप कर दें, हमारी भी जान छूटेगी, आपकी भी जान छूटेगी। हाँ, टैक्स कंसल्टेंट बेरोज़गार हो जाएंगे जो हमें लूटने में मसरूफ़ रहते हैं। टैक्स कंसल्टेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो टाई सूट बूट पहन के बाबू बन के पूरी हुकूमत को हर वक्त जो है वो एडवाइस देते रहते हैं। और कभी जो है वो आपको पता है तुक्का लगे तो कोई सरकारी मुलाजमत भी यहाँ मिल जाती है, फिर उसके बाद जनाब वो लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। ये टैक्स कंसल्टेंट्स की दुकान है, ये बंद करवा दें। फाइलर नॉन फाइलर वाला झगड़ा ही ख़त्म करवा दें। देखें नाजरीन, मैं तो 2 मिनट के अंदर आपको मुख्तसर जायज़ा पेश कर दूंगा तमहीद में। आपके वज़ीर ख़जाना ऑन दी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये बात कर चुके हैं बहुत मरतबा कि कितनी बड़ी आबादी पाकिस्तान की बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जिसके माने ये है कि 2 वक्त की रोटी उनको मैसर नहीं है। जिसके माने क्या है कि वो टैक्स तो दे ही नहीं सकते। खत्म बात, सुनो खत्म। यानी 50% आपका फाइलर नॉन फाइलर तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हर वक्त कहना टैक्स चोरी हो गई, ये फजूल बातें हैं, ये स्टूपिड बातें हैं जो आप ड्राइंग रूम में बैठ के कर सकते हैं। 50% पाकिस्तान की आबादी खवातीन की है और खवातीन पाकिस्तान के अंदर हाउसवाइफ्स हैं। मेरे ख्याल से 2-3% भी वर्किंग नहीं है। और जो हैं वो अगर जो बोलते हैं ज़राअत में ये लिखा हुआ था, वो नॉन फॉर्मल वर्कर होते हैं, इनफॉर्मल वर्कर होते हैं। सारी दुनिया में चले जाएं, इनफॉर्मल वर्कर नेट में नहीं होता। ठीक है, खत्म। इसका मतलब 50-75% आबादी ऐसी हो गई पाकिस्तान की जो कि टैक्स पे करने की अहल नहीं है। मैं नहीं, एक मिनट, घसीटूंगा ज्यादा, मारूंगा कम। आपके सियासतदान जिस जलसे में जाते हैं, पाकिस्तान की 65% आबादी 17 साल से कम है, 65% आबादी 17 साल से कम है, क्योंकि कौम को बच्चे पैदा करने का बहुत शौक है। नहीं, थोड़ी आप लोगों की, जब तक आप लोगों को घसीटा नहीं जाए आपको समझ नहीं आती बात की। इसका मतलब 25% जो बाकी रह गए थे, एजाज भाई कैलकुलेटर निकालें, 25% लोग जो बाकी बच गए थे उसमें से 65% भाईजान फौरन निकाल दें। ये वो 17 साल के लोग हैं या 17 साल से कम के लोग हैं जो कि आपके टैक्स नेट में आ नहीं सकते। अब यार 1.5 छटांग के अंदर से कितना टैक्स निकालोगे? बातें करवा लो बस पाकिस्तानियों से, वाड़ 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 वाड़, हम टैक्स चोर हैं, हम गंदे हैं, हम खराब हैं। अपने आप को कौन बुरा कहता है यार? अपने आप को कौन गालियां निकालता है? ये पहली कौम पाकिस्तान की जो अपने आप को गालियां निकाल रही है यार। हम टैक्स चोर हैं, हम कोई टैक्स चोर नहीं है। स्टॉप दिस स्टूपिड आर्गुमेंट। 65% आबादी आपकी 17 साल से कम है, उनसे टैक्स क्या लोगे? बच्चों के दूध पे तो आपने टैक्स लगा दिया है। फजूल स्टूपिड बातें करवा लो, हम बड़े टैक्स चोर हैं। हाँ, बड़ी बात है, मेहमान घर आए उसको बोलो हम चोर हैं। मेरे साथ बहुत अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब फवाद शेख साहब। वेलकम करता हूं आपको शो में। किसी तारुक के मोहताज नहीं है, ताजिर सनतनुमा है। अब पाक अफ्रीका की तिजारत पर भी बहुत ज़्यादा आजकल फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा काटी में भी रहे हैं, इसके अलावा जो मुल्क में फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी अपना नाम रखते हैं। फवाद शेख साहब, मुख्तसरन, बुरा ना मानना, आप लोग कारोबारी लोग हो। मैं कहता हूँ हर एक में ऐब होता है, टीवी एंकरों में भी है, बिजनेसमैनों में भी है। हम टैक्स चोर हैं, ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है। यानी मैं किसी बिजनेस से बिजनेस करने जा रहा हूँ, आप एक गोरे से हाथ मिलाएं, बोले मैं पाकिस्तान से आया हूँ, आई एम ए टैक्स थीफ। डू यू थिंक इट्स अ गुड इंट्रोडक्शन? ये जी बहुत बुरा इंट्रोडक्शन है, और मुझे तो ये एक बड़ी सोची समझी साजिश लगती है जो पिछले 15-20 सालों में पाकिस्तान में प्लान की गई है। डेलिबरेटली एक ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें हर कारोबारी आदमी को
हरासा किया जाता है और उसको इस प्रेशर में रखा जाता है कि वो अपने आप को टैक्स चोर ही समझे। और दूसरी तरफ जो आज पाकिस्तान की जो टैक्स की शरह है वो मैं आपको बाकायदा क्वांटिटेटिवली प्रूफ कर सकता हूँ कि जो दुनिया के बेहतरीन मुल्क हैं जिनको जो आवाम की उसके लिए काम करते हैं, फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, जिनको हम सोशल वेलफेयर सोसाइटीज़ कहते हैं, उनसे ज़्यादा पाकिस्तान में आज टैक्स है। अगर आप हमारा टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स को कंप्लाइंस कर लें तो जो टैक्स की रेशो है वो बेइंतहा ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो मिडल मैन तबका है पाकिस्तान में, जिसको हम वाइट कॉलर कहते हैं वो या ब्लू कॉलर कहते हैं, तो वो पाकिस्तान में इस वक्त ऑलमोस्ट उनके लिए जो सर्वाइवल है वो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है। गवर्नमेंट फोर्स कर रही है, हर मतलब जतन कर रही है कि हम अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकें, कोई रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा हुआ। इसमें प्रैक्टिकली कोई बुराई नहीं है, मगर हमने ये देखना है कि जो आवाम से वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं क्या उनके पास पीछे इतने पैसे बचते हैं कि वो अपनी एक लिविंग कर सकें। वो तो जो मुझे हालात नज़र आ रहे हैं, एक पाकिस्तान में एक आदमी या एक फैमिली जिसकी इनकम $100,000 रुपीज़ अ मंथ है, 1 से 1.5 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं, वो भी मतलब करोड़ों में नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं वो भी लाखों में होंगे। मगर अगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड जाके देखें तो उनके लिए भी सर्वाइवल मुश्किल है। एक आदमी जो 35,000 रुपये या 45,000 रुपये वेज कंप्लाइंस कर रहा है, जो एक स्किल्ड लेबर है पाकिस्तान की, उसके लिए घर का बिजली का बिल देना, अपने मेडिकल एक्सपेंसेस मीट करना, अपना किचन एक्सपेंस मीट करना, बच्चों का स्कूलिंग एक्सपेंस मेंटेन करना मुमकिन ही नहीं है। प्रॉब्लम हमें जो नज़र आ रहा है ना पाकिस्तान में वो ये है कि हम वेलफेयर स्टेट अपने आप को कहते हैं, पैसे हम वेलफेयर स्टेट के ले रहे हैं, मगर हर आदमी अपनी मदद आपके तहत इस पाकिस्तान में सुबह से लेकर शाम तक जिहाद कर रहा है अपने ज़रिए माश में। अच्छा, लेकिन ये जो आपने क्वांटिटेटिव बात की, मैंने तो आपको बॉल पार्क बताया ना सर, और वो फिंगर टिप्स के ऊपर आई थिंक इट्स रिलेटिवली जस्टिफाइबल। कोई उसको अगर मैं और तफसील में चला गया तो फिर तो मतलब ये कि आप खुद, मैं एम्बेरस कर दूंगा उन लोगों को जो कहते हैं पाकिस्तानी टैक्स थीफ हैं। क्योंकि आपको मैं बड़ी हैरानकुन बात बताऊंगा, ये अकेला मुल्क है यहाँ पर यतीम भी टैक्स दे रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत है, बेवा भी टैक्स दे रही है। और वो जो 50% या 60%, मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट रिकॉल द नंबर, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, बाय द वे वो भी इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात, सॉरी मैं आपकी बात करता हूं। अभी मेरा इत्तेफाक हुआ, मैंने अभी ट्रैवलिंग की US और कनाडा की तरफ, तो मैंने जाके वहाँ का टैक्स का निज़ाम समझा कि जो लोग ये कहते हैं कि कनाडा दुनिया का हाईएस्ट टैक्स कंप्लाइंस करता है, लिवाई करता है, उनके टैक्स स्लैब्स अगर आप टोटल उनका प्रोडक्ट इम्पैक्ट देखें तो वो पाकिस्तान से आधा है। इसकी वजह से चीज़ें बेइंतहा महंगी हो रही हैं। बिजली आपके मुल्क में बेइंतहा महंगी है। आप बिजली का यूनिट उठाएं, उसमें 60% 70% टैक्स कंप्लाइंस हुआ है। आप अगर अपने फ्यूल की प्राइस उठाएं तो उसमें 60-70% से ज़्यादा टैक्सेस लीवाइज लगे हुए हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो गरीब आदमी है, जो एक जिसका ताल्लुक़ एक मुतवस्सित तबके से है, उसका लिटरली पाकिस्तान में जीना बहुत मुश्किल है। और गवर्नमेंट बहुत कामयाब है, बहुत सारे सेक्टर्स इन्होंने कवर किए हैं। आई रियली से गुड थिंग्स अबाउट दैम। जिस अंदाज में इस बजट में इन्होंने नॉन फाइलर्स को थोड़ा सा रिलीफ दिया है, बुनियादी तौर पर आपकी एक ग्रे मार्केट है और हर आदमी पाकिस्तान में टैक्स के जंजाल में फड़ना नहीं चाहता। Why should I have to repeat everything to the authorities? मैं एक बात कर रहा हूँ, ये कहते हैं कि आप फाइलिंग के माने ये हैं, इन अदर वर्ड्स, कि आजकल की डिजिटल दुनिया के अंदर जहाँ मैंने अगर कारोबार करना है तो मैं 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं कर सकता। सर, आप मुझे कहते हैं कि मैं डुप्लीकेशन करूं, नंबर 1, जो चीज़ें मैं कर चुका हूं उनको मैं दोबारा से ढूंढूं, उनको मैं डॉक्यूमेंट करूं, डॉक्यूमेंट करके मैं ऑन पेपर लेकर आऊं जिसकी डिजिटल सबमिशन हो। बाय द वे ये आप, मैं जब आपको बताऊंगा तो आप खुद भी, आपको खुद अंदाजा है ना, एक फॉर्म होगा जिसको कहा जाएगा कि ऑनलाइन जा रहा है, लेकिन उसको फिल करने के लिए मुझे उसको कागज कोई भरना पड़ेगा। जितनी हैरेसमेंट पाकिस्तान में है टैक्स डिपार्टमेंट की, बिलीव मी, इतनी हैरेसमेंट
एक मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस के लिए पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, मगर जिस तरह पाकिस्तान में एक सेल्फ असेसमेंट बिजनेस को साल में 15-20 नोटिस आते हैं, आप कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो जो नोटिस सर्व करते हैं उनकी तादाद देखें तो वो मिलियंस में है। एक आदमी है वो घर बैठा हुआ है, उसको साल के 4-6 नोटिस आते हैं। वो नोटिस कंप्लाइंस करने का मतलब ये है कि उसको वकील भी चाहिए, उसको प्रैक्टिशनर भी चाहिए, और वो फिर जाके सर उन लोगों का एक्चुअली काम चलाने के लिए हम लोगों को बेयर करना पड़ता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेने के लिए जी ऐसा ही है। आप उन लोगों से एडवाइस मांगना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत मामला खड़ा हो गया नॉन फाइलर वाला। असल में क्या है कि ट्रांजिशन होनी चाहिए फवाद शेख साहब, आई डोंट माइंड, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक हो तो अच्छा हो। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा अनडॉक्यूमेंटेड है, उसकी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करते नहीं, एंड बजट के वक्त एक स्ट्रोक ऑफ द पेन के पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। फिर आपको पता है वोटर पॉलिटिकल बेस, वो तो कराची में बैठी नहीं हुई, वो तो गांव में है, देहातों में है, बहुत सारे ऐसे शहरों में है जहां टैक्स का बंदा कभी आता ही नहीं है या आ भी नहीं सकता, क्योंकि वोटर बेस आपकी वो है। माजरत के साथ कहना नहीं चाहिए, लेकिन आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट विद यू कि बहुत कराची हैज़ अ पॉलिटिकल पॉपुलेशन बट नॉट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इशू ये है कि एक शहर है मेरा, छोटा सा शहर है, उसका नाम है सरगोदा। हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह की है कि चीफ मिनिस्टर बहुत दफ़ा हमारे शहर की सीट लेकर जाता है, तो अब आप खुद समझ जाएं कि वो फिर हमारे लिए काम भी करते हैं। आप लोग यहाँ कराची की पॉलिटिकल डायनेमिक को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ऑलवेज ऑन द रिसीविंग एंड। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? ये जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। कराची के, सिंध के जो डायनामिक्स हैं वो बाकी पंजाब से बहुत डिफरेंट है। मेरी पंजाब में भी ट्रैवलिंग रहती है, तो आई ऑलवेज सी कि उनका जो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है, जो उनके नंबर्स हैं वो सिंध से बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। जो वहाँ की इकनॉमिक ग्रोथ है वो भी पाकिस्तान से में सबसे बेहतर है। हमें ये सजेस्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट की जो लोग हैं कि ये जो इशू है फाइलर और नॉन फाइनल को, इसको इस अंदाज से डील कर लें कि जैसे हमने एक बचपन में मिसाल सुनी थी कि हमने आम खाने हैं या गुठलियाँ गिननी है या दरख्त गिनने हैं। तो एक अगर नॉन फाइलर भी आपको एक्सेप्शनली टैक्स दे रहा है, आपको एक फाइलर से ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, तो लेट इट बी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बात करते हैं कि इतनी ही पंक्चुअलिटी है, तो वो फिर आपने 60 या 65% जो पाकिस्तान की, अच्छा पिल्फरेज माइंड यू फाइलर की तरफ से भी है जी, इनको डाउट फाइलर पे ही है ना, तभी बोल रहे हैं चौकीदार बिठाएंगे आपके फैक्ट्री के बाहर। जी ऐसा ही है। ना होता तो फिर तो ना कहते। जी ऐसा ही है। वो एक्चुअली चौकीदार बिठाने का मसला कुछ और है, वो चौकीदार को भी इन्होंने रोजी रोटी दिलवानी है, वो एक डिफरेंट इशू है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिस तरह आपने जिक्र किया, तो मेरा ख्याल है 60% या 65% आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ज़राअत से है, और ये हर साल कहते हैं मगर उस पर टैक्स लगा नहीं सकते या लगा नहीं पाते। अच्छा, नाउ दैट्स एन इंपॉर्टेंट डायनेमिक जिसको आपने डिस्कस किया। ऑफ कोर्स तो देखें पूरे एडिबल्स तो आप कंप्लीटली एग्रीकल्चर को ही असाइन करेंगे ना, एनिमल हस्बेंड्री और लाइफ स्टॉक भी उसी में शामिल है। मगर तो जो हम खा रहे हैं सब कुछ, सब्जी तरकारी, ये सब एग्रीकल्चर से ही आ रहा है ना। जी बिल्कुल है, मगर जब सेलर पे टैक्स कंप्लाइंस होता है इंडिविजुअल बेसिस पे, तो फिर उस पर भी होना चाहिए ना। जैसे आप जाते हैं इम्तियाज स्टोर पे, अभी आपने जिक्र किया दूध पे टैक्स कंप्लाइंस हो रहा है, तो जब सेलर पर हो रहा है तो जो एग्रीकल्चर से इनकम जनरेट हो रही है उस इनकम पे तो टैक्स होना चाहिए ना कम से कम। एक आदमी फॉर्म चला रहा है, वो साल के 10-20 लाख रुपए 50 लाख रुपए कमाता है, तो उसको वो इनकम टैक्स वो मुस्तस्ना क्यों है? पॉलिटिक्स। तो सर ये सारे वोट लेके वहां से आना है। जी वोट लेके मैं बता रहा हूँ, और आप ये समझें एनफोर्समेंट भी मुश्किल है। देखिए सारी चीजें उनके फेवर में। जी पॉलिटिक्स हैं, आपको पता है इस मुल्क की पॉलिटिक्स सेंसिटिव है जी। जितने पॉलिटिशियंस हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, दे नो द वैल्यू ऑफ द वोट। तो बॉटम लाइन ये है कि जो पूरा मुल्क है वो 15% लोग हैं या 20% लोग हैं जो बर्डन उठा रहे हैं, जो बदकिस्मती से टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो जॉब्स करते हैं या जो किसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है या ट्रेड से रिलेटेड हैं। ये पूरा पाकिस्तान का जो वज़न है वो उन्होंने उठाया हुआ है, और डाउन द रोड वो चोर भी कहलाते हैं। आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी से बात कर लें, वो आपको
छूटते कहेगा कि यार ये जो आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है ये तो चोर है। तो मैं आपकी बात से 100% नहीं, लेकिन दैट्स नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। यस, ऐसा ही है। क्योंकि ऐसा देखें ही एक बिजनेसमैन आया, मैं ऐसा एक ही मिसाल देता हूँ आपको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया, उसने आपसे शेक हैंड किया, आपने कहा कि जी, उसने आते ही कहा कि जी मुझे पॉपुलर ओपिनियन ये है कि यू आर टैक्स थीव्स। तो आपने कहा कि नहीं, ये किसने कहा है? तो उसने अखबार उठाया, मेरे ख्याल पाकिस्तान के तमाम ही लोगों ने कह दिया पाकिस्तान टैक्स चोर है। तो ऐसा ही है। उसका ओपिनियन आपके बारे में सही नहीं बनेगा ना, बिकॉज एथिकल ही। बिजनेस की पहली वैल्यू ये होती है कि यू आर अ टैक्स पेयर। जी ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट लेवल पे इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो, अगर बिजनेस चाहिए तो ये कहना चाहिए, इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस पूरे पाकिस्तान का और पूरी गवर्नमेंट मशीनरी का और पूरे आर्म फोर्सेस का जो बोझ है, जो बर्डन है, वो ये 15% या 20% लोग हैं जिनके कंधे पर है। उनको सलूट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि सुबह शाम उन्हीं को ही क्रिटिसाइज किया जा सके। और माइंड यू, ये जो जैसे आपने नॉन फाइलर फाइलर की बात की, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, पाकिस्तान का लॉपसाइडेड जो सिस्टम है एटलीस्ट रेवेन्यूज़ का, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस प्ले अ मोर ऑफ अ रोल देन अदर्स। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बल्क जो है, जो मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं, आपके ही बहुत सारे दोस्त हैं जो कस्टम्स में हैं, जी, अगर कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर वो कस्टम्स के अपने रेवेन्यूज़ ना भी हों, तब भी ज़्यादा बोझ जो है वो कस्टम्स के ऊपर है कि वो उन टैक्सेस को कलेक्ट करें। जी ऐसा ही है। सो ऑन ग्राउंड कस्टम्स इज डूइंग अ बिग पोर्शन ऑफ द कलेक्शन। तो हमें ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इतना जो बड़ा हमने एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किसकी क्या है। सो आई डोंट थिंक कि हम टैक्स नहीं दे रहे, आई थिंक हम टैक्स दे रहे हैं, और आई वुड अग्री कि शायद ज़्यादा ही दे रहे हैं एज कंपेयर टू जो, देखिए ये पॉवर्टी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है फवाद साहब। आपने क्वांटिटेटिव कहा इसलिए मैं भी मजबूर हो गया। क्वांटिटेटिवली स्पीकिंग बात यह है कि पुअर पीपल हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, they are not expected to, they are actually beneficiaries of the tax system। अच्छा, वेस्ट के अंदर मैं आपको क्लियर बता दूं कि वहाँ का सोशल वेलफेयर सिस्टम इस तरह का है कि ईदर यू आर टैक्स पेयर और ईदर यू आर रेसिपिएंट ऑफ वेलफेयर, यानी इस तरह से काम कर रहा होता है सिस्टम जो मैंने देखा है। यहाँ तो रेसिपिएंट, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को रेसिपिएंट कहते हैं तो फिर आई डोंट नो, मेरे ख्याल से उसके रेसिपिएंट कितने होंगे? मेरे ख्याल 60% ऑफ पाकिस्तान तो उसका रेसिपिएंट नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहूँगा जो मेरी दिली ख्वाहिश है कि जिस तरह गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है टैक्स कलेक्शन के ऊपर, खुदारा थोड़ा सा जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइट है उसको भी बेहतर करें, गवर्नेंस साइट को। जो हमारे स्कूल हैं जिनके ऊपर अरबों रुपए खर्च हो रहा है, अभी रिसेंटली मुझे एक साहब ने बताया कि एक बच्चे के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो 50,000 रुपये साल के खर्च करती है, कुछ इस तरह का डेटा मेरे सामने आया। तो वी वर सरप्राइज्ड कि इतने पैसों में तो आप किसी बच्चे को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल से, पापा और होगा ना उसका उसका पापा कोई और होगा बच्चे का। तो ऐसी सिचुएशन में बराए मेहरबानी आप लोग जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन साइट है, गवर्नर साइट है, थोड़ा सा उनको भी चेक करें। और अच्छा, ये पॉइंट जो इन्होंने रेस किया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, ये हमेशा बोलते हैं 2% एजुकेशन, देखें वो फेडरल बजट है, प्रोविंशियल बजट के अंदर एजुकेशन की एलोकेशन अलहदा होती है जी। जो बात इन्होंने की वो पाक रुपीज़ के हिसाब से की, यानी टोटल एजुकेशन बजट जो कि चारों सूबों का प्लस आज़ाद कश्मीर, और इसके अलावा आपको पता है कि हमारी जीबी का भी एक सेटअप है, इसके अंदर जितना स्कूल्स के ऊपर एक्सपेंस किया जाता है, नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो इन्होंने एक स्टैट पेश किया है। आई डू नॉट थिंक कि ये भी उसकी एक्यूरेसी को वो कर रहे हैं वाउच फॉर, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक स्टैट है, उस स्टैट को मालूम तो करना चाहिए ना, और अगर वो स्टैट मौजूद है तो दैट मीन्स गवर्नेंस की वीकनेस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जी। और वो जो नंबर्स हैं वो सिर्फ किताबों में एग्जिस्ट करते हैं। आपके जो 80-90% गोस्ट स्कूल्स हैं और जो 5 या 10% स्कूल चल रहे हैं, वो भी जो चैरिटी कंपनीज हैं वो उनको लुक आफ्टर करके उनसे काम ले रही हैं। There are a lot of good people who are doing philanthropic work। तो ये जो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, अडॉप्टिंग स्कूल्स इज नॉट द सोल्यूशन। देखें, मैं ये कहता हूँ, देखें स्टेट
हैज़ अ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग अगर अडॉप्ट कर भी लेंगे, बहुत सारी फिलंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, लेकिन दैट्स नॉट द सोल्यूशन। उसके लिए मैसिव एक्सपेंडिचर होगा, मैसिव कलेक्शंस होंगी, लोग देते हैं पैसे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको और देखिए, मेरा ऐसा ख्याल ये है कि अभी तो अब्दुल कादिर पटेल साहब हैं, एमएनए भी हैं, हमें रिप्रेजेंट भी करते हैं, उन्होंने बड़ी सख्त बात, आप पता होगा, पार्लियामान में की, पूरे व्हाट्सएप की नज़म उन्होंने पढ़ दी कि जनाब नॉन फाइलर का ये नहीं होगा, नॉन फाइलर का वो नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त हमारी अक्सरियती आबादी इस ब्रैकेट में नहीं है, तो वाई पिनलाइज एंड पनिश एनीवन। सेकेंडली, मैनी पीपल विल नीड अ वे आउट। तो मेरे ख्याल से वे आउट पर वर्क ना कर लिया जाए पहले, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है। आई थिंक ये कैटेगरीज बनाने के बजाय वी शुड फाइंड ए वे आउट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सोचें, जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो आवाम को भेड़ बकरी ना समझें, उनको इंसान समझें। इंसानों से गलतियां होती हैं, हो जाती हैं। ऐसा उनके साथ अभी मैं आउट ऑफ द कोर्स एक बात करना चाहूँगा। एक डॉक्यूमेंट अभी मेरी नज़रों से गुजरा, किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया कि PHA प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उसकी एक साइट है, उसका एक साहब ने वो नहीं भरा हुआ था पोजेशन सर्टिफिकेट, जिसकी 30,000 रुपये फ़ीस है, और वो एस्टिमेटेडली 15 सालों में 6 लाख रुपए बन चुका है। जी जी। तो आप ज़रा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का निज़ाम देखें कि कितना ल्यूक्रेटिव है कि अगर गवर्नमेंट का 30,000 रुपये है तो वो 15-18 सालों में इट इज़ इक्वलेंट टू 6 लाख रुपीज़, जबकि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख रुपए हार्डली होगी। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया है। अब हमें अहमद चनाय साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं PSX के, और इनको पहले गुफ्तगू शुरू होने से पहले एक मुबारकबाद और भी दे देते हैं। भी अच्छा है, अब आप कंप्लाइंस के हिसाब से आपने नया चेयरपर्सन भी रख लिया वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इस बात की भी आपको मुबारक देते हैं अहमद चनाय साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। और अहमद चनाय साहब, एक चीज़ आपसे आज ये पूछनी थी, हमारे साथ फवाद शेख साहब भी मौजूद हैं, बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू हो रही थी। हुकूमत का एक अच्छा इकदाम तस्वुर किया जा रहा है, ये जो नॉन फाइलर्स के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदियाँ थीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब्दुल कादिर पटेल साहब की तकरीर जो कि व्हाट्सएप मैसेजेस से मंसूब थी, उसने अपना असर दिखा दिया और नॉन फाइलर्स को रिलीफ मिल गई। तो ये तो एक अच्छा इकदाम है, इसके मुतालिक मैं चाहूँगा आपकी राय ज़रूर लूँ। देखिए, नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट या तस्वर होना नहीं चाहिए कहीं भी, और एवरीवन शुड बी अ फाइलर। और फाइलर नहीं है तो अपना ड्यू टैक्स पर भी अदा करें। और फिर मैं समझता हूँ FBR के जो अफसराने वाला हैं, उनका काम है कि वो हर एक से फिर स्क्रूटनी करें, क्वेश्चनिंग करें कि आपने फला काम किया है, उसमें आपसे इतना टैक्स आया है, तो आपके रिटर्न्स किधर हैं, आपकी वेल्थ किधर है, कहाँ से आया, क्या नहीं आया। सारी दुनिया में ये कानून नाफिज है। और जहाँ भी आप एज अ मैं समझता हूँ कि बाहर जाकर भी एज अ नॉन रेसिडेंट भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, वहाँ का ड्यू टैक्स देते हैं, तो फिर आपसे वहाँ सवाल कर लिया जाता है कि भाई आपने ये फला प्रॉपर्टी ली है, पैसे कैसे लाए, किस तरीके से काम हुआ। और चाहे नॉन फाइलर हैं वो अपनी जगह पर है, NTN नंबर नहीं है वो अपनी जगह पर है, मगर इस मुल्क का टैक्स तो आप पूरा अदा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमने एक इत्तला करके लोगों को जो है वो रास्ता भी फराहम कर दिया, और फिर लोगों की पूछ ना हो उसका भी रास्ता फराहम कर दिया, और उसके बाद फिर जो FBR के अफसरान हैं उनके लिए भी एक रास्ता फराहम कर दिया कि वो जैसे चाहें, जिसकी गर्दन मोड़ना चाहें मोड़ लें, और अपना जो है वो उल्लू सीधा कर लें। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एट पार विद दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, और किसी के ऊपर भी कोई चीज़ खरीदने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। एज अ नॉन फाइलर भी आप खरीदें ज़रूर, लेकिन फिर सरकार की तरफ से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आपने कैसे लिया। आप वहाँ के रेसिडेंट नहीं हैं और आप गए और आपने शॉपिंग कर ली, कोई चीज़ खरीद ली, टैक्स अदा कर दिया, ठीक है, चले गए वापस, मगर वहाँ रह नहीं रहे, इसलिए फिर आपका नॉन फाइलर होना या फाइलर होना जो है वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर रहते हुए आप अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर ज़रूर मैटर करता है, और आपने फिर उसको देखना है। तो मैं समझता हूँ ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाली बात है, सेल्स अपॉर्चुनिटी देने वाली बात है। बाहर से कोई आता है, कुछ दिनों के लिए माल खरीदता है, टैक्स देता है, तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज खर्च करता है ना, डॉलर खर्च करता है, करने दें उसको।
और वो यहाँ है नहीं, इसलिए फिर उसकी ज़रूरत नहीं है कि उसको जो है वो आप उसकी गर्दन मोड़ो रहे हैं, उसको पूछें। अगर वो यहाँ रह रहा हो, यहाँ का रेसिडेंट हो, तो बिल्कुल पूछें और उस सिलसिले को जो है वो आगे लेके बढ़ाएं। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया, लेकिन मेनली क्या है कि सर देखें, फाइलिंग इज ए मोर ऑफ ए लेबोरियस प्रोसेस। उसके लिए हमें कंसल्टेंट्स पे फोकस करना पड़ता है, तो कंसल्टेंट की दिहाड़ी क्यों लगवानी है? वाई नॉट मेक दिस एन ऑटोमेटेड प्रोसेस? और अभी हमारी बात भी यही हो रही थी प्रोग्राम में पहले कि इफ ऑल द डेटाबेस एंड ऑल द डेटा इज अवेलेबल, तो आप मुझे बताएं फिर इतना कंबरसम प्रोसेस बनाने की जरूरत क्या है? जो भी चीज खरीद रहा हूं मैं शनाख्ती कार्ड के साथ खरीद रहा हूं, क्रेडिट कार्ड से मैं खरीद रहा हूं, डेबिट कार्ड से मैं खरीद रहा हूं, बैंक से मैं पेमेंट कर रहा हूं। अगर मैं कॉमन सिटीजन हूं, एक सैलरी क्लास पर्सन हूं या एक छोटा एंटरप्रेन्योर हूं, तो फिर आपको इतनी ज्यादा तफसील की क्या जरूरत है? मेरा सेल्फ असेसमेंट है, मैं एक बटन दबाऊं, मुझे फॉर्म वार्म जमा करवाने की क्या जरूरत है? आपके पास सारा डेटा तो मेरा अवेलेबल है, मैंने बाहर ट्रैवल किया, आपके पास डेटा अवेलेबल। स्कूल बच्चा जाता है, उसका डेटा अवेलेबल, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या इशू है। देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। हमारा फॉर्म ऑटोमेटेड होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। क्लिक ऑफ अ बटन पे हमने 4 चीजें उसमें क्लिक भरी कर और दिया, दे दी। बल्कि मुझे क्लिक भी ना करना पड़े ना। अहमद चिनाई साहब अगर बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे देखना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरी हैं, तो बटन भी मैंने क्लिक नहीं करना, बटन भी उन्होंने क्लिक करना है। मैं क्यों बटन क्लिक करूं? देखिए, इस सिस्टम को ऑटोमेटेड और आसान बनाने की जरूरत है, वो बना दें। जो कंसल्टेंट्स हैं वो ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों की कंसल्टेंसी करते हैं, करते रहें। आम आदमी की जो है वो उसमें ना डालें। और आम आदमी के लिए जो है वो मैं काम आसान कर दें। कंसल्टेंसी फी उसकी क्यों पे करूं? अगर मेरा टैक्स जो है उसकी लायबिलिटी 15,000 रुपए है, तो मैं 5,000 रुपए टैक्स कंसल्टेंट को क्यों दूं? देखिए, सही है ये गलत अब है, आप मुझे ये बताएं। नहीं नहीं, देखें मेरी एक बात सुने ना, मेरा 15,000 मेरा टैक्स बनता है, मैं 5,000 टैक्स कंसल्टेंट को दूं ऊपर, तो ये तो वही बात हो गई, फिर मैं उसको क्यों दूं? फिर तो मैं वहां दे दूं। अब ये आपका ऑप्शन है कि आप इसमें कितने अपने आप को जो है वो माहिर समझते हैं सेल्फ फाइलिंग में, या आप चाहते हैं कि किसी कंसल्टेंट की मदद दी जाए। दोनों ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, और ऑप्शन में कोई हर्ज नहीं है, मैं कहता हूँ। और बेहतरीन ऑप्शन तो ये भी हो जाए, सर आपको पता होगा अब हाउसवाइफ्स वगैरह हैं, इनके पास तो डिजिटल एक्सेस नहीं होता। अब वो बेचारी नॉन फाइलर है, वो बैंक में जाकर अपना टैक्स कटवा रही है। दिस इज नॉट रैशनल। अगर वो एक हाउसवाइफ है, उसका डिक्लेरेशन है कि वो हाउसवाइफ है, ये तो हमारे माशरे में अलाउ होना चाहिए। वो एक बटन दबाए, बोले मैं हाउसवाइफ हूं। देखिए, वो फिर उसका फैसला कौन करेगा? और बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम होनी चाहिए, और इस यूनिफॉर्म सिस्टम पर मैं समझता हूँ कि जो हाउसवाइफ है उसको टैक्स रिटर्न की अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं है, और उसका भी कोई तरीक़ेकार बनाया जाए। यहाँ तो आप जब एक रिटेल स्टेज के ऊपर हाउसवाइफ यही करेगी ना कि रिटेल स्टेज पर जाकर स्टोर से माल खरीदेगी, अपने घर का सौदा सल्फ लेगी और अपना काम चलाएगी। उस पर ऑलरेडी टैक्सेस हैं, वहाँ पे सेल टैक्स भी लगता है, वहाँ पर जो है वो इनकम टैक्स भी लग जाता है उसी काउंटर की स्टेज पे। तो फिर दोबारा उसको फाइल करने की क्या जरूरत है? ये बड़ा अहम नुक्ता है आपका। मेरे पास वक्त महदूद है और मेरी ख्वाहिश है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर इस मौजू पर आपसे भी बात हो। मैं चाहूंगा फवाद शेख साहब इसको कंक्लूड करें। देखिए, मैं सिंपल सी एक एनामली आपके सामने पेश करता हूँ। कोई सीनियर सिटीजन है, कोई हाउसवाइफ है, वो डेटा नादरा के पास मौजूद है जी। अगर कोई सुपर एनुएशन की एज अचीव कर चुका है, रिटायरमेंट पास कर चुका है, इसका मतलब अब आपने उससे फाइलिंग नहीं लेनी। भाई आप क्यों उससे फाइलिंग ले रहे हो? तो बेनिफिशियरी है, चाहे वो अमीर तरीन आदमी। आप मुझे बताएं 60 की उम्र से ज्यादा तो वो रिटायर्ड पर्सन है जी, बिल्कुल सही। उसके पीछे क्यों पढ़ना है आपने? हाउसवाइफ के पीछे क्यों पढ़ना है? एक सिंगल एंट्री होनी चाहिए ना। जी, ऐसा ही है। अच्छा, मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। कुछ साल पहले, 10-15-20 साल पहले, जो हमारी ताजर बरादरी थी, उन्होंने गवर्नमेंट को ये प्रपोज किया था कि आप टर्नओवर टैक्स को फोकस करें, और आप ये जो बात की जो एनुअल फाइलिंग है, फिर फर्दर टैक्स है, उसको सेट असाइड कर दें। ये सिस्टम पाकिस्तान में कंप्लाइंस हुआ भी था। जब आप कोई भी कमोडिटी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो आपको पोर्ट पर उसकी इंपोर्ट ड्यूटी, उसका सेल टैक्स, उसका इनकम टैक्स प्लस इनकम टैक्स, रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू का सेल टैक्स के साथ वो 3% एडिशनल वो भी ले लेते हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो जो कमोडिटी है वो आपकी रिटेल के स्टेज तक का सब टैक्स पे कर चुकी है।
मगर कुछ सालों से अब उसको दोबारा उठा करके एनुअल टैक्स में कंप्लाइंस कर दिया गया है कि नहीं जी, आपने इतना टैक्स लेने के बावजूद भी अगर आपने इस कमोडिटी को इससे ज़्यादा प्राइस में बेचा तो इट्स अ फर्दर टैक्सेबल। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं सर, उसके लिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स निज़ाम है और ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को बेइंतहा परेशान कर रहे हैं। आप टर्नओवर टैक्स पे जाएं, आप सेल्स टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसी के साथ 2% उसी सेल्स टैक्स के मुताबिक आप एक इनकम टैक्स का फॉर्मूला बना दें। एक कंपनी है, मैं होटल बिजनेस में हूं, मैं होटल चलाता हूं, मुझ पर सेल्स टैक्स कंप्लाइंस होता है। मैंने सेल्स टैक्स कलेक्ट करके हर महीने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। गवर्नमेंट उसके साथ 1% या 2% हमसे इनकम टैक्स की बद में लेके जमा कर ले, बात ख़त्म करें। फिर उसके बाद उसकी बाल की खाल निकलेगी, फिर उसके नोटिसेस आएंगे, फिर नोटिसेस का जवाब दिया जाएगा, फिर उसमें हम अपनी पूरी परचेजेस डालेंगे, पूरी सेल्स डालेंगे, काफ़ी लंबी चौड़ी। तो बात ये है सर, ये सब चीज़ें पाकिस्तान जैसे मुल्क को ये देखना चाहिए कि हम कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है। और स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, क्योंकि स्टेक होल्डर्स को जब आप बिठाएंगे तो 1 to 1 आपको पता लगेगा इश्यूज और प्रॉब्लम्स के। अगर आप कंसल्टेंट्स को बिठा देंगे तो वो आपको सोल्यूशन नहीं बताएंगे। देखें, अच्छा, मेरा जहां तक ख्याल है, देखिए स्टेक होल्डर है जिसने टैक्स पे करना है, ऐसा ही है, उसको एकदम बिठा लो। जब वेस्ट वाले कहते हैं कि आज द कस्टमर, तो आप भी उस बंदे से ही पूछो जिससे एक बात मैं और आखिरी कहना चाहूंगा जो बहुत हैरान कुन है कि मैं आपको SMEs में 10,000 बिजनेसेस बता सकता हूं जिसकी टैक्स कंप्लाइंसिंग उस आदमी के नेट प्रॉफिट से 3 गुना ज़्यादा है। मैं एक होटल चलाता हूं, जो होटल की मेरी साल की जो नेट इनकम है, वो जो मैं टैक्स मुझ पे कंप्लाइंस होते हैं वो भरने के बाद मैं देखता हूं तो मुझे 20% भरते बचते हैं पैसे, 80% मैं टैक्सेस की मद में भर चुका होता हूं। अच्छा, इसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से कंपेयर करते हैं, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, सिंगापुर से, वियतनाम से, चाइना से, USA से, जो वहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स की रेशो है वो पाकिस्तान से आधी है। अच्छा, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल अब्यूजमेंट है वो लाजमी यहाँ पर इसलिए होती है कि एक आदमी मतलब 365 दिन काम करने के बाद अगर वो 50 लाख रुपए घर लेके जा रहा है और 1.5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को जमा करा रहा है इन ऑल टैक्सेस, तो वो ये सोचेगा नहीं यार कि मैं पागल हूँ। ये बड़ा हम आपने पॉइंट और बड़ी अच्छी बात आपने की है। मेरे पास वक्त मुख्तसर है, आपको दोबारा से हमें मदू करना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों के अंदर। काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू आज हुई, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर गुफ्तगू करने की आगे गुंजाइश हमने छोड़ी। आपका शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।